वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। क्लास नंबर 19 करेंगे आज आपकी कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की। साथ के साथ ये क्लासेस हमारी हेल्पफुल रहती हैं आपके लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो एमसीआरई के साथ साथ नेटा चंडीगढ़, आईआईटी, एनआईटी, एसजीपीजीआई, पीजीआई चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी या किसी डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन की। पीडीएफ इस क्लास की केवल शेयर की जाती है प्लस मेंबरशिप टेलीग्राम ग्रुप पर, जो एमसीआरई 2.0 के नाम से और सीसीएस फाउंडेशन रूल कोर्स के नाम से आपको मिल जाता है। तो कोर्स कैसे ज्वाइन करना है, टेलीग्राम पर जाइए, विजिट करिए। हमें इंडिविजुअली आप ईमेल कर सकते हैं। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे विजिट करना है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं जीएफआर की इस बैच 2.0 की हमारी क्लास नंबर 3 है ये। तो जीएफआर 2017 में पिछले वाली क्लास हमने जो क्लोज की वो आपको गुड्स के बारे में बताया। गुड्स के बारे में बताया तो गुड्स आपकी किस में आती है? गुड्स आती हैं आपका जीएफआर 143 के अंदर, जनरल फाइनेंशियल रूल 143 के अंदर आती हैं जीएफआर के अंदर गुड्स आपके। साथ के साथ ही अगर आपसे पूछा जाए अथॉरिटीज कॉम्पिटेंट कि कौन कौन सी अथॉरिटी हैं जिनके साइन के बगैर आप ये वाला काम नहीं कर सकते, अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू परचेज गुड्स, तो ये आता है आपका जीएफआर 145 के अंदर। इनमें आपको दिक्कत नहीं आने वाली, इनमें सिंपली आपको पता लग जाता है 143 में गुड्स का आता है, 145 में अथॉरिटी कॉम्पिटेंट का आता है। ठीक है, तो कुछ बेसिक रूल हैं ये आपको याद रखने पड़ेंगे। तो अथॉरिटी कॉम्पिटेंट कौन होती है? जो परचेज ऑफ गुड्स के लिए जितना भी एक्सपेंडिचर है उसको इनकर करने की कैपेसिटी रखती है। तो ये अथॉरिटी जो कॉम्पिटेंट है ये किसके बेसिस पे काम करती है? ये बेसिस पे काम करती है डेलीगेशन ऑफ पावर्स पे। अब ये पावर्स आप किसी को दे दो, अकाउंट ऑफिसर को दे दो, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर को दे दो, प्रोक्योरमेंट ऑफिसर को दे दो, तो वो ही अथॉरिटी कॉम्पिटेंट हो जाएगी उस चीज को परचेज करने के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने वाले हैं वो जैम के बारे में पढ़ाने वाले हैं। नाम जरूर सुना होगा आपने जैम का। जैम का फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है गवर्नमेंट ई मार्केट। ई से पता लग जाता है, जैसे ई कॉमर्स होता है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, लाइक दिस। हम शॉपिंग जो करते हैं वो ई तरीके से करते हैं, डिजिटल करते हैं, ऑनलाइन करते हैं। तो ऐसे ही गवर्नमेंट ने ई मार्केट बनाया है, ऐसी मार्केट जिस पर आप इंटरनेट के थ्रू परचेजिंग कर सकते हो। तो जैम को आपको पता लग गया, लेकिन इसके अंदर जो चीजें आती हैं जैम के अंदर वो कौन कौन सी चीज आती हैं? वो आती हैं आपकी कॉमन यूज गुड्स। जो कॉमनली यूज होती हैं चीजें वो इसके पोर्टल के अंदर, इसका पोर्टल है जैम का। कई बार क्वेश्चन पोर्टल का भी पूछा जाता है कि पोर्टल बताओ क्या है इनका। ठीक है, तो जैम के जो पोर्टल के थ्रू आप गुड्स और सर्विसेज जो कॉमन यूज किए हैं वो परचेज कर सकते हो। तो जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आपके ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट्स हैं। अब ऑटोनॉमस में आपका एम्स भी आता है। ठीक है, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट्स हैं, तो इन सब के लिए मैंडेटरी है। मैंडेटरी क्या होता है? अनिवार्य, जरूरी, कि ये जैम से अवेलेबल गुड्स परचेज करें। ये इनके लिए मैंडेटरी कि जो चीज जैम के पोर्टल पर अवेलेबल है, कोई भी मिनिस्ट्री हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, तो विल बी मैंडेटरी फॉर गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल ऑन जैम। तो ये साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, ये परचेज करना पड़ता है।
अब जैम की फैसिलिटीज आपको बताते हैं, जितनी भी जैम की फैसिलिटीज हैं वो आपको बता देते हैं। तो जैम की फैसिलिटीज अगर आप देखोगे, नोट करना, अब ये सारी चीजें नोट करने वाली है। अप टू 50,000, ठीक है, अप टू 50,000 क्या है, थ्रू एनी अवेलेबल सप्लायर। इसमें आपसे कोई ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि इसी सप्लायर से क्यों खरीदा आपने। 50,000 की चीज जैम पोर्टल के अंदर जो भी सप्लायर अवेलेबल है आप खरीद सकते हो, ठीक है। पहले ये लिमिट कम थी, अब ये लिमिट बढ़ा दी गई है, तो हम आपको अपडेटेड डेटा है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। 50,000 से अबव और 1 लाख से कम, ठीक है। 50,000 से अबव और 1 लाख से जो कम, अगर जैम पोर्टल से आप खरीद रहे हो तो एटलीस्ट 3 डिफरेंट मैन्युफैक्चरर, कम से कम 3 डिफरेंट मैन्युफैक्चरर, और इन कम से कम 3 में जो लोएस्ट रेट देगा, लोएस्ट प्राइस, वो चीज आपने खरीदनी है 50,000 से लेके लाख तक के बीच में, ठीक है। बस वो आपके स्पेसिफिकेशंस को मैच करती हो, क्वालिटी को मैच करती हो, और जब आपको चाहिए तब मैच करती हो, ठीक है। तो बिडिंग कैसे होगी, बोली कैसे लगेगी, ऑनलाइन बिडिंग होगी, ठीक है। ऑनलाइन बिडिंग होगी, ऑनलाइन ही ऑक्शन होती है इन चीजों की। क्लियर हो गया। तीसरे पॉइंट में आ जाते हैं। तीसरा पॉइंट है 1 लाख से ज्यादा। तीसरे पॉइंट में आएगा 1 लाख से ज्यादा। तो 1 लाख से ज्यादा में क्या कंडीशन है, 1 लाख से ज्यादा वाली जो चीजें हैं वो लोएस्ट प्राइस ऑनलाइन बिडिंग में, अब ऑनलाइन बिडिंग में आपके पास हो सकता है 50 बिडे आ जाए, तो जो सबसे कम देगा, मिनिमम 3 नहीं रखने आपने, जो सबसे कम देगा वो परचेज किया जाएगा। परचेज्ड लिख दिया हमने यहां पे, ठीक है। तो 1 लाख से ज्यादा की कंडीशन ये है। अच्छा, बिडिंग में कौन कौन भाग ले सकता है, वही भाग ले सकता है जो रजिस्टर्ड सप्लायर है। तो इसके लिए रजिस्टर होना पड़ता है उनको इस पोर्टल पे, ठीक है। एक मिनिस्ट्रीज के लिए बताया गया है, मिनिस्ट्री हो कोई या डिपार्टमेंट हो, उनको या तो कैपेक्स मॉडल को फॉलो करना है या ओपेक्स मॉडल को फॉलो करना है, ठीक है। कैपेक्स मॉडल या ओपेक्स मॉडल, यहां पे लिख देते हैं वर्क। मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट वर्क करेंगे कैपेक्स मॉडल पर या ओपेक्स मॉडल पर। और जो ये दोनों के दोनों मॉडल हैं, इस मॉडल से क्या होगा, इस मॉडल से जो अपना प्लान है, कौन सा प्लान, खरीदने का प्लान, प्रोक्योरमेंट प्लान, कौन सा प्रोक्योरमेंट प्लान, एनुअल, पूरे साल का एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लान ऑफ गुड्स ऑन जेम, कितने दिन के अंदर बताना होगा, विद इन, क्वेश्चन है ये, विद इन 30 डेज। किसके 30 डेज, और बजट अप्रूवल, अप्रूवल APP से समझ जाना आप,
बजट अप्रूवल के 30 दिन के अंदर अंदर एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लान आपको गुड्स का जैम पोर्टल पर डालना पड़ेगा। ये मिनिस्ट्री या किसी भी डिपार्टमेंट के लिए कैपेक्स मॉडल या ओपेक्स मॉडल के थ्रू काम करने का तरीका है, अनिवार्यता है। ठीक है, ये हो गया आपको क्लियर। चलो, सप्लायर्स का जो रजिस्ट्रेशन है, सप्लायर्स रजिस्ट्रेशन ऑन जैम। सप्लायर्स का जो रजिस्ट्रेशन है वो मिनिमम कितने ईयर्स के लिए होता है? 1 ईयर। और मैक्सिमम कितना होता है? 3 ईयर्स के लिए। तो जो सप्लायर्स है वो रजिस्टर होंगे मिनिमम 1 ईयर और मैक्सिमम 3 ईयर। 1 से 2 के बीच में भी हो सकते हैं, एंड बिटवीन। ये सीधी सीधी बात ही क्लियर है इसमें, 1 to 3 ईयर्स। वो डिपेंड करता है वो कौन सी गुड्स की सर्विस की जो है सेल करते हैं या रखते हैं। ठीक है, उसके बाद जब ये एक किसी को मान लो 1 साल का रजिस्ट्रेशन मिला है, किसी को 2 का मिला है, तो वो क्या करेंगे, दोबारा अप्लाई कर सकते हैं अगर उनका जो टाइम है वो निकल जाता है। न्यू सप्लायर्स जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अगर वो कंडीशंस को फुलफिल करते हैं तो वो रजिस्टर भी कर सकते हैं। तो सारी की सारी फैसिलिटीज है वो जैम पोर्टल पर अवेलेबल होती है। अब परचेज ऑफ गुड्स विदाउट कोटेशन। परचेज ऑफ गुड्स विदाउट कोटेशन जो है वो आपको अभी बताया था हमने। परचेज ऑफ गुड्स विदाउट कोटेशन, ये वही था जो 50,000 हमने आपको बताया था। कितना है? 50,000 रुपए तक। इसके अंदर एक डिक्लेरेशन दी जाती है। डिक्लेरेशन वो लिखा जाता है आई, यहां पे नाम लिखा जाएगा, पे लिखा जाएगा एम पर्सनली सेटिस्फाइड, पर्सनली सेटिस्फाइड दैट दीज गुड्स। ठीक है, क्या लिखा जाता है? दैट दीज गुड्स। ये याद रखना, पेपर में हो सकता है पूछ रहे कि वो होता क्या है। दीज गुड्स परचेज्ड आर ऑफ रिक्विजिट क्वालिटी एंड specifications and have been purchased from a reliable supplier at a रीजनेबल प्राइस। तो इसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि जो मैंने चीजें खरीदी हैं वो क्वालिटी को फुलफिल करती हैं, स्पेसिफिकेशन को फुलफिल करती हैं, और किसी जो है रिलायबल सप्लायर से मैं खरीद रहा हूं। तो इस तरह का डिक्लेरेशन है वो दिया जाता है परचेज विदाउट कोटेशन। ठीक है, परचेज विदाउट कोटेशन में इस तरह का दिया जाता है। तो परचेज विदाउट कोटेशन ये जो है ये रूल नंबर किस में आता है? ये आता है आपका 154 के अंदर, परचेज विदाउट कोटेशन। अब परचेज बाय परचेज कमेटी, यहां पे लिखेंगे परचेज ऑफ गुड्स बाय परचेज कमेटी। तो परचेज ऑफ गुड्स बाय परचेज कमेटी जो है आपका, ये रूल नंबर 155 के अंदर आता है। इसमें क्या होगा? इसमें यही होगा कि जो चीज जैम पोर्टल पर अवेलेबल नहीं है तो वो और 50,000 से ऊपर है और 5 लाख तक है। तो परचेज ऑफ जो परचेज कमेटी है, पहले लिमिट याद कर लेते हैं।
50,000 से 5 लाख। ठीक है, 50,000 से 5 लाख, दोनों तरीके से आपको पता होना चाहिए, याद रहे। तो उसके लिए क्या करोगे, रिकमेंडेशन चाहिए जो लोकल परचेज कमेटी बनाई जाती है। कौन सी कमेटी बनाई जाती है, LPC। LPC क्या होती है, LPC होती है लोकल परचेज कमेटी। तो लोकल परचेज कमेटी की रिकमेंडेशंस इसके अंदर चाहिए होती हैं साइन करके। ठीक है, और जिसमें किसमें कितने मिनिमम 3 मेंबर्स होते हैं इसके अंदर। 3 मेंबर्स हैं वो होंगे इसके अंदर, और कमेटी जो है अगर वो रिकमेंडेशन दे देती है तो उस चीज को परचेज किया जाता है। ठीक है, आपको थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन ऑफ सप्लायर्स के बारे में भी बता देते हैं कि रजिस्ट्रेशन ऑफ सप्लायर्स का होता क्या है। तो देखिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ सप्लायर्स के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले जो गुड्स या सर्विसेज आपकी जैम पर अवेलेबल नहीं है उसके लिए हेड ऑफ मिनिस्ट्री होगा या डिपार्टमेंट होगा, वो रजिस्टर करेगा सप्लायर्स को गुड्स एंड सर्विसेज के लिए जो स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड होता है डिपार्टमेंट के द्वारा पीरियोडिकली। ठीक है, तो इसलिए रजिस्ट्रेशन ऑफ सप्लायर्स वो करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ सप्लायर्स जो है, पहले तो आपको रूल नंबर बता देते हैं। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ सप्लायर्स आपका किसके अंदर आता है, यहां पे लिख देते हैं हम, रजिस्ट्रेशन ऑफ सप्लायर्स। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ सप्लायर्स आपका आता है GFR के रूल नंबर 150 के अंदर। ठीक है, GFR के रूल नंबर 150 के अंदर आपका आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ सप्लायर्स। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ जो सप्लायर्स है वो एक फेयर और ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर्स के तहत होता है। ठीक है, फेयर और ट्रांसपेरेंट। इसमें जो रजिस्टर्ड सप्लायर्स होते हैं वो जेम पर होने चाहिए, सबसे पहली बात तो ये। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ सप्लायर्स। फिर उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी क्या है, क्वालिटी कैसी है, आफ्टर सेल सर्विस लाइक AMC कैसी है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है, वो भी सब पता होना चाहिए। पीरियड हम आपको बता ही चुके हैं, कितने पीरियड के लिए ये रजिस्टर्ड होते हैं। तो ये पीरियड है आपका 1 साल से लेके 3 साल के बीच। ठीक है, 1 साल से 3 साल के बीच ये पीरियड रहता है इनका। परफॉर्मेंस कैसी रहती है उसके हिसाब से इनके जो फ्रेश अप्रूवल है वो की जाती है। वैसे परफॉर्मेंस के हिसाब से इनको लिस्ट से निकाल भी सकते हैं। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो क्या बन जाओगे, फिर आप बन जाओगे अप्रूव्ड सप्लायर्स। ठीक है, अप्रूव्ड सप्लायर्स। अप्रूव्ड सप्लायर्स की लिस्ट से बाहर निकाला जा सकता है। कब, अगर परफॉर्मेंस की कोई दिक्कत आती है। ठीक है, बाकी परचेज विदाउट कोटेशन ये हम आपको समझा ही चुके। तो ये जो जैम है आपका ई प्रोक्योरमेंट का तरीका है बेसिकली। ठीक है, बाकी देखो रूल्स बहुत हैं इसके अंदर। तो बेसिक जो आपके इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, वो आपको पता होना चाहिए। अब एक चीज और निकल के आती है, वो निकल के आती है आपकी जिसमें आता है TOR। एक टर्म है वो बता देते हैं, TOR क्या होता है। TOR फुल फॉर्म आपने याद रखनी है। TOR क्या होता है आपका, टर्म्स ऑफ रेफरेंस होता है। RFP क्या होता है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल होता है। अब आगे कुछ जरूरी चीजें हैं जो आपको बता देते हैं। जैसे आपको पढ़ाया था हमने रूल नंबर 154। रूल नंबर 154 में क्या पढ़ाया था हमने पढ़ाया था परचेज ऑफ गुड्स विदाउट कोटेशन। बिना कोटेशन के 50,000 रुपए तक की चीज आप परचेज कर सकते हो, ये पढ़ाया था हमने आपको। इसके बाद ये सारे जरूरी रूल हैं, ये आप याद कर लेना। 155 में क्या आता है, ये आता है परचेज ऑफ गुड्स बाय PC, दैट इज परचेज कमेटी। परचेज कमेटी के थ्रू जो परचेज करना है वो इसके अंदर आता है। ठीक है,
और इसकी लिमिट कितनी रखी गई थी? इसकी लिमिट रखी गई थी 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक, सॉरी 5 लाख तक। 50,000 से 5 लाख रुपए तक आपका जो ये है परचेज ऑफ गुड्स बाय परचेज कमेटी है, ये रखा गया था। ठीक है, 155 भी हो गया। अब 158 से बिड शुरू होता है। इसमें हम लिख सकते हैं परचेज ऑफ गुड्स बाय ऑब्टेनिंग बिड्स, बाय ऑब्टेनिंग बिड्स। ये बड़े काम के रूल हैं सारे के सारे, यही आपके प्रोसीजर्स फॉलो होते हैं एम्स के अंदर। जब आप परचेज करते हो विदाउट कोटेशन, विद कोटेशन, परचेज कमेटी, कोई मशीन आती है, कोई इंस्ट्रूमेंट आता है, तो हर चीज के लिए यही प्रोसीजर है जो फॉलो किया जाता है। ठीक है, चल अब बिड के तरीके हैं, 5 तरीके आपने याद रखने हैं। ये हम पढ़ाएंगे आपको रूल 158। इसमें हम कहते हैं कि 5 मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग बिड्स। 5 के 5 मेथड आप याद करोगे और याद रखोगे। एक होता है ATE, एक होता है LTE, ठीक है, एक होता है 2 स्टेज बिडिंग, 2 स्टेज बिडिंग, एक आपका होता है सिंगल टेंडर इंक्वायरी, सिंगल टेंडर इंक्वायरी, ठीक है, और एक आपका होता है इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन, एक आपका होता है इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन। 5 के 5 बता दिया आपको। अब ये ATE क्या होता है? ATE होता है एडवर्टाइज्ड टेंडर इंक्वायरी, ठीक है। LTE ये क्या होता है? ये होता है लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी, ठीक है। अब आपको पता लग गया कितने हैं? ATE है, LTE है, 2 स्टेज बिडिंग है, सिंगल टेंडर इंक्वायरी है और इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन है। तो ये रूल 158 के अंदर जितने भी आते हैं ना, अभी हम पढ़ना शुरू करेंगे इनके बारे में, ठीक है, पढ़ना शुरू करेंगे। अब आ जाएगी आपकी ई प्रोक्योरमेंट, तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे ई प्रोक्योरमेंट के बारे में। ई प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट का मतलब तो पता होगा आपसे, खरीदारी करना, लेकिन ई प्रोक्योरमेंट का मतलब हो गया ऑनलाइन तरीके से। तो ये रूल नंबर 160 में आता है आपके GFR के अंदर, ठीक है। तो GFR 160 है आपका ई प्रोक्योरमेंट। अब ये सबके लिए मैंडेटरी है, यहां पे लिख देते हैं हम मैंडेटरी ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन जो भी हैं गवर्नमेंट के, ठीक है। ये 4 लिख देते हैं, ठीक है, यहां पे 4 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ ये मैंडेटरी है इन डिपार्टमेंट्स के लिए। सीधा मतलब है, आपको क्लियर हो गया। अब ई प्रोक्योरमेंट से पहले आप रूल अगर 159 देखोगे तो ये सारे लिंक है एक दूसरे से। 159 में क्या है? ये ई पब्लिशिंग है, समझ में आया ना? ई पब्लिशिंग, ई पब्लिशिंग का मतलब क्या है? जो टेंडर है आप उसको ऑनलाइन भी पब्लिश करो भाई, ऐसा नहीं है ना। तो इसके लिए ई पब्लिशिंग के लिए एक पोर्टल बनाया हुआ है, पोर्टल, और पोर्टल का नाम है CPPP। अब बेसिक सा क्वेश्चन है जो पेपर में आता है कि व्हाट इज CPPP, ये क्वेश्चन है, इसका हम यहां पे आंसर देंगे। ये क्वेश्चन है आपका। तो CPP क्या है? ये आपका सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल। समझ आ गया अब आपको क्या है? सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल है, जिससे कोई भी सबऑर्डिनेट ऑफिस हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का अटैच्ड ऑफिस हो, ऑटोनॉमस बॉडी हो, स्टैच्यूरी बॉडी हो, वो पब्लिश करेंगे अपने टेंडर्स। और जो भी कोई कोरिजेंडम अगर कर रहे हो आप, उसमें कुछ भी कर रहे हो, डिटेल ऑफ बिड, इस पे क्या होता है? ये देखो, इस पे डिटेल ऑफ बिड मिलता है, ठीक है। डिटेल ऑफ बिड के साथ में टेंडर इंक्वायरी पब्लिश करते हो आप,
टेंडर इंक्वायरी। टेंडर इंक्वायरी के साथ साथ आपको एक कोरिजेंडम अगर आता है, कोरिजेंडा भी कहते हैं, कोरिजेंडम भी कहते हैं, एक ही बात। जैसे आपके एम्स के आते हैं कोरिजेंडम, तो ये सारी चीजें आप सीपीपी पे पब्लिश करोगे, ठीक है। और सारा का सारा जो सबके है यहाँ पे, वो सारा का सारा आपका सिक्योर होता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं होती। अभी 5 मेथड बताए थे हमने आपको ई प्रोक्योरमेंट के, तो उसमें एटीई था। एटीई किस में आता है? एटीई आता है जीएफआर 161 के अंदर, ठीक है। तो एटीई क्या होता है? ये होता है आपका एडवर्टाइज्ड टेंडर इंक्वायरी, ठीक है, ये है। अब इसमें वैल्यू कितनी है? एडवर्टाइज में इसमें वैल्यू है 50 लाख। ये सारी ये ना स्टार वाली चीजें हैं, बोलेंगे नहीं हम आपको। 50 लाख से ज्यादा, ठीक है, 50 लाख एंड अबव एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी से आप पब्लिश करते हो। यही काम की चीजें हैं आपकी, ठीक है। चलो एक फुल फॉर्म और याद करा देते हैं। जीटीई क्या होता है? तो जीटीई ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी हो जाएगा, ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी, ठीक है। जैसे जीटीई हो गया, ये आपका ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी हो गया। चलो, और ये ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी है, इसमें आपका 200 करोड़ रुपए तक, नोट कर लेना, 200 करोड़ रुपए तक का क्या कर सकते हो आप? टेंडर इनवाइट कर सकते हो। टेंडर अप टू 200 करोड़ ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी के अंदर। और जो एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी वो 50 लाख से ऊपर होता है वहां पे, बट उसकी अपर लिमिट कितनी है वो शायद मेंशन नहीं है उसके अंदर, ठीक है। 50 लाख से ऊपर तक का लिखा है, बाकी ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी में 200 करोड़ तक का है जो मेंशन किया गया है। चलो एक रूल और पढ़ा देते हैं आपको, रूल 162। चलो ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे आपका, और भी जितने इंपॉर्टेंट्स हैं। बाकी फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। क्लासें बच्चों इसी तरह से मिलती रहेंगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।